बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, अभी पूरे पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर बहस जारी थी, 27वीं आईनी तरमीम की खबरें जारी थी, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ बड़ी अहम डेवलपमेंट सबसे कुछ देर पहले, आज तकरीबन कोई 6:30 से 7, सवा 7 के दरमियान बहुत अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। नेशनल असम्बली से सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 करने का हुकूमत ने फैसला किया। ऑब्वियसली इसके ऊपर कोई 2/3 मेजोरिटी की तो जरूरत नहीं थी, तो हुकूमत ने वो बिल मंजूर करवा लिया। कोई 7 बज के कुछ मिनट के ऊपर आज हुकूमत ने 17 से 34 जजेस की तादाद कर दी है सुप्रीम कोर्ट के। चंद क्वेश्चंस हैं कि जहां पर अभी 26वीं आईनी तरमीम में जो नकायस थे वो बहस जारी थी, एट द सेम टाइम 34 जजेस कर दिए। अब इनका इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या होगा, एक्सचेकर के ऊपर कितना बोझ बढ़ेगा, ये तो इन डेज टू कम अंडर डिस्कशन होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो मेरे जहन में आया कि क्या इस सारी डेवलपमेंट ने आपने सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ऑन बोर्ड लिया हुआ है? क्या जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है, इस सारी इतनी बड़ी डेवलपमेंट में ऑन बोर्ड हैं? क्योंकि एट द सेम टाइम जब 2/3 मेजोरिटी हासिल भी की गई थी, तो तब भी एक सवाल पूछा जाता था कि क्या गवर्नमेंट के पास इखलाकी तौर के ऊपर कोई ऐसा जवाब है कि ये तरमीम जो लेके आ रही हैं। एट द सेम टाइम नाउ पेंडेंसी जो लोअर कोर्ट्स में 83% है और 60,000 केसेस सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की जजेस की तादाद बढ़ाई जा रही है, लेकिन लोअर कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में और लोअर कोर्ट्स में जजेस की तादाद नहीं बढ़ाई जा रही। लेकिन आपको और मुझे बताया फिर से यही जाएगा कि पेंडेंसी बहुत ज़्यादा थी, लिहाजा हमने जजेस की तादाद बढ़ाई है। वही जिस तरह मैंने ओपनिंग में कहा कि जजेस बैठेंगे कहाँ पे, कोर्ट रूम्स नए बनेंगे, लॉजिस्टिक्स का और एक्सचेकर के ऊपर किस हद तक ये एक नया बर्डन होगा इवेंचुअली पे, तो आपने और मैंने करना है। इन्हीं तमाम और एक नॉट टू फॉरगेट PIA, उसकी निजकारी, इन्हीं तमाम टॉपिक से बात करते हैं। सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी साहब हमारे साथ हैं। फवाद साहब अस्सलाम वालेकुम जी। खैरियत से आप सर? ठीक ठाक है, थैंक यू। फवाद साहब, एट वंस क्या जरूरत पड़ गई सुप्रीम कोर्ट के जजेस की 17 से 34 तादाद करने की? देखिए, बात यह कि इसका ताल्लुक एक्सपेंसेस वगैरह से नहीं है, ये छोटी बात है। प्रॉब्लम इसमें यह है कि जो हुकूमत ये कर क्यों रही है सारा कुछ, बुनियादी तौर के ऊपर वो चाहते हैं कि जिस तरह से इस्लामाबाद पुलिस है, नैब है, पंजाब पुलिस है, FIA है, जिनको जब वो उठा के फोन करते हैं तो वो बगैर ये देखे सुने कि इसकी कोई लीगैलिटी है, कुछ है, वो पीछे पड़ जाते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट जो है, इनकी जरूरत कैसे हुई कि ये आइन के या इंडिपेंडेंट होके या हमारे फैसलों को एवेल्युएट करने की कोशिश करे। सुप्रीम कोर्ट को तो चाहिए कि जो फैसला करे वो पहले लॉ मिनिस्टर साहब को, अटॉर्नी जनरल को दिखाया करे। अगर वो समझें कि ये ठीक है तो वो फिर जारी कर दिया करे, वरना उसको बदल दे। अब ये जो सारा कुछ हो रहा है बुनियादी तौर के ऊपर, तो सुप्रीम कोर्ट को बेवकूफ करने की जो एक एक्सरसाइज 2 साल से जारी है, ये उसका एक पिनिकल पॉइंट है, ये उसका नुक्ता अरूज है। और अभी आपने देखा है कि जो तमाम लेजिस्लेशंस हैं वो बुनियादी तौर के ऊपर जजेस को बतौर इंस्टीट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट को, जुडिशरी को, सुपीरियर जुडिशरी को स्पेशली बतौर इदारा खत्म करने की एक कोशिश भी है, और उसमें काफी हद तक हुकूमत कामयाब भी हुई है, क्योंकि वकला ने और जजेस ने और पॉलिटिकल पार्टीज उस तरह से वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकी। तो हुकूमत को खुल खेलने का मौका मिला है, एस्टैब्लिशमेंट को खुल खेलने का मौका मिला है, और पाकिस्तान को तो अब बुनियादी तौर के ऊपर एक जो बांग्लादेश हसीना वाजद के अंडर था उसके करीब हम एक मुल्क जो है अब बन गए। पाकिस्तान आर्मी एक्ट में भी तरमीम कर दी गई सर, सर्विसेज चीफ की मुद्दत जी, सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत जी, वो तो जाहिर है, वो भी तो हमारे सामने जो है वो भी कर दिया गया है। और बुनियादी तौर के ऊपर अब तो सिर्फ यही करना रह गया है कि पाकिस्तान को ऑफिशियली बादशाहत या खिलाफत डिक्लेयर कर दिया जाए, ताकि एक ये लगे कि जनाब ये बस यही अब होना है, इसी तरह से पाकिस्तान में रहना है, और देख लेते हैं। और एटलीस्ट अगर आज और कुछ नहीं किया जा सकता तो ये नोटिफाई कर दिया जाए कि यही हुकूमत जो है ये अगले 20 साल के लिए ये निजाम इसी तरह चलाना है 20 साल के लिए। तो 20 साल के बाद भी क्यों जाएंगे, ठीक है ना, ये तो जाएगा कोई क्यों, जब कोई चैलेंज नहीं है तो वो कंटिन्यू भी करे। तो और अभी तक बज़ाहिर कोई चैलेंज जो है वो जाहिर नहीं है। पहले मीडिया भी लेट गया, सिविल सोसाइटी भी लेट चुकी है, पॉलिटिकल पार्टी जो है वो भी उन्होंने तो खत्म ही कर ली, तोड़ ही ली। PTI ही एक पॉलिटिकल पार्टी थी। उसके बाद जो है वो वकला और जजेस की तरफ से कोई रेजिस्टेंस उस तरह से आई नहीं। और अब तो ये देखिए ना, पाकिस्तान के अंदर उठाना, तशद्दुद करना, अगवा करना, ये सब न्यू बिजनेसेस, लोग आते हैं उसके बाद उनका ठट्ठा ही बनता है हफ्ते बाद। एंड इट्स लाइक
बस है, अब सोसाइटी ऐसी, क्या कह सकते हैं। फवाद साहब, यू सेड पीटीआई थी लाइक एक सूबे में आज भी उनकी हुकूमत है, सबसे पार्लियामेंट में सबसे बड़ी पार्टी है, एट द सेम टाइम व्हाई यू सेड थी? क्या पीटीआई इज नो मोर? क्या पीटीआई खत्म हो चुकी है, टूट फूट चुकी है? नहीं, पीटीआई तो खैर नहीं ना जी, इमरान खान के साथ है। पीटीआई की ऐसा कार्डर ही नहीं बचा। पीटीआई तो एज अ पार्टी तो उस तरह से एग्जिस्ट नहीं करती है, लोग इमरान खान के साथ। और इस वक्त यही है कि इमरान खान की एक वेव है लोगों के अंदर, जिसकी जो पार्टी ना होने की वजह से जाहिर है कि उसको ऑर्गेनाइज नहीं हो सक रही। और बेसिकली इस वक्त कोई तो चैलेंज नहीं ये है। फेलियर मौजूदा लीडरशिप का है, जो दस्तयाब लीडरशिप है पीटीआई की? कई फैक्टर्स होंगे, मुझे तो भी खान साहब ने मैसेज दिया बड़ा स्पेसिफिक, क्रिटिसाइज नहीं करना, बात नहीं करनी, तो नहीं कर रहे। नुकसान इसका भी वैसे खान साहब को ही है, लेकिन बात वो कह रहे नहीं करे, वो समझते हैं कि ये बेहतर है, नहीं करते। आपको तो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन फैसल साहब के थ्रू आई थी ना। एनीवेज, पीआईए की निजकारी, उसके ऊपर आप डिटेल में बात कर रहे थे, उस पर केपीके की हुकूमत भी खरीदार है। अब तो सुना है पंजाब गवर्नमेंट भी एयर पंजाब के नाम से शायद उसको एक्वायर करके खरीद के कोई अपनी एयरलाइन बनाने चल पड़ी है। वही इदारे, जिस तरह यू कोटेड इट अर्लियर, कि वही इदारे जिसका आईएमएफ ने कहा कि जान छुड़वाएं, हुकूमतें खरीदने चल पड़ी हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स उनको। ये तो नॉन सीरियस बात है। तो किसी वज़ीर खजाना ने इस तरह की बात जो है वो नहीं की है, क्योंकि देखे ना, प्राइवेटाइजेशन तो यही इसलिए कर रहे हैं ना आप, कि हुकूमत से नहीं चल रहा और आप उसमें पैसे डाल रहे हैं हुकूमत के। तो आईएमएफ कह रहा है जी कि ये नहीं हो सकता कि आप हमसे पैसे लें और खसारे में चलने वाले इदारों के अंदर पैसे डालते रहे, उनके अंदर और मुलाजिम अपने पॉलिटिकल वर्कर्स को भर्ती करते रहे, जैसे पीपल्स पार्टी करती रहती है, खसूसन पीपल्स पार्टी करती है। आप तो खैर नून लीग ने दोबारा यही शुरू कर दिया, पीटीवी के अंदर तकरीबन 600-700 बंदा भर्ती कर लिया, सारे इदारे तबाह बर्बाद कर दिए। तो ये एक मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि आईएमएफ की कंडीशनैलिटी ये थी कि आप इसको प्राइवेटाइज करेंगे। अब ये अलग बात है कि 7.5 मिलियन डॉलर खर्च करके आपने जो तरीकाकार फवाद हसन फवाद साहब ने शुरू किया था और अब वो हुआ, उसके बाद बोली आपको 10 अरब की आई। और उसमें भी जो सबसे फनी पार्ट है कि वो जो बोली देने वाले हैं, उन्होंने कहा जी पैसे हमारे पास नहीं है, आप इस तरह कर लें कि हमसे प्लॉट ले लें। तो यू कैन इमेजिन द सीरियसनेस ऑफ दिस होल प्रोसेस। लेकिन उसके बाद एक और लैंड डेवलपर है, वो भी मैदान में आ गए, उन्होंने कहा जी कि 10 अरब दे रहे हैं, हम इससे ज्यादा के प्लॉट देने के हम भी नहीं। अब तो ये कैसे पब्लिसिटी स्टंट हो गया ना। हाँ, नॉट सीरियस कुछ भी नहीं। अच्छा, अब थोड़ा सा नॉट टू क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं, लेकिन पीटीआई के पास फवाद साहब वे आउट है क्या इस मोमेंट पे? एक तरफ डील और ढील की खबरें आती हैं, खुद हुकूमती वुज़रा कहते हैं कि लग रहा है कि बिहाइंड द कर्टन, कुछ ख्वाजा साहब की स्टेटमेंट है जब बुशरा बीबी साहिबा केपी के चली गई, तो उन्होंने कहा जी कुछ ना कुछ लग रहा है कि बिहाइंड द कर्टन भी कुछ है जिसके ऊपर क्वेश्चन जरूर होना चाहिए। बट एट द सेम टाइम पीटीआई के पास वे आउट है क्या? कोई डील वाकई हो रही है एट दिस मोमेंट? देखिए, अगर बातचीत हो रही है ये भी अच्छी बात है, लेकिन आपका जब स्ट्रीट पे प्रेशर नहीं होगा, हुकूमत को कोई मजबूरी नहीं होगी, तो फिर अगर आप डील की तरफ भी जाएंगे तो बड़ी बुरी डील मिलेगी ना। लिहाजा पीटीआई का तो एक ही काम है, और वो काम ये है कि इमरान खान की रिहाई के लिए स्ट्रीट के ऊपर एक प्रेशर हो। अब मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि पाकिस्तान में जो हमारी एक यहाँ हिंदुस्तान की में एक रवायत है, उसको भी आप देख लें और प्रैक्टिकली भी देख लें, आपको ये जो मूवमेंट है ये सिर्फ इमरान खान की फैमिली लीड कर सकती है। उनकी बेगम हो, बहनें हो, ये लोग हैं जो कि लीड कर सकते हैं। और अगर आप देखें तो जो पार्टीशन से पहले, ये तकसीम से पहले जवाहरलाल नेहरू जब गए थे कैद में, तो उनकी वालिदा और उनकी बेगम जो नॉन पॉलिटिकल थी, और फिर सरोजिनी नायडू जो उनकी बहन थी, जो बाद में तो खैर वो हिंदुस्तान में एक बड़ा नाम हुई सियासत में, लेकिन उनको जो है वो उन्होंने कहा था कि वो लीड करें। इसी तरह से नुसरत भुट्टो ने लीड की थी, जुल्फकार अली भुट्टो शहीद के गिरफ्तारी के वक्त में, कलसूम नवाज शरीफ ने लीड की थी, और पहले बेनजीर भुट्टो शहीद ने लीड की थी। तो ये मेरी नजर में पीटीआई को पास कोई और इस वक्त मौका, लीडरशिप नहीं है जो इस किस्म की जो है वो स्ट्रीट प्रेशर बना सके। और अगर इमरान खान की जो फैमिली है वो इस जिम्मेदारी को नहीं लेते, तो फिलहाल बड़ी तहरीक बनना जो है वो मेरी नजर में मुश्किल है। देखे ना, आपने मौके भी तो जाया कर दिए ना। 9 फरवरी को मौका था जब आपको निकलना चाहिए था, आप नहीं निकले।
फिर आपने अलायंस नहीं बना सके। आई थिंक द बिगेस्ट फेलियर ऑफ पीटीआई इज कि अपोजिशन अलायंस नहीं बना सके। आज मौलाना साहब की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, वो कितनी दबंग है, और मौलाना फजलुर रहमान ने जिस तरीके से अभी रोल अदा किया है, आई थिंक मौलाना को अब तक तो पीटीआई का अलायंस हो चुका होना चाहिए। लेकिन ये तो असद कैसर साहब को टास्क मिला हुआ था मौलाना के साथ अलायंस का, तो आई थिंक ये तो इंडिविजुअल सा फेलियर लगता है, बिकॉज वही मेन कैटलिस्ट या मेन फैक्टर था जो सारे अलायंस में पीटीआई ने आगे रखा हुआ था। असद कैसर साहब को हाँ, बस फिर उनके अपने भी मसाइल थे नहीं। एट द सेम टाइम एट द सेम टाइम जब अलायंस की बात करते हैं तो सीएम केपी के जो हैं उनकी स्टेटमेंट अभी कल परसों की है, मौलाना फजलुर रहमान साहब के ऊपर खुल के क्रिटिसिज्म था, और जब वो स्टेटमेंट आई तो हम सब भी यही सोच रहे थे कि यार एक तरफ अलायंस की बातें हो रही हैं, एक तरफ इकट्ठे चलने की बातें हो रही हैं, एक तरफ अली अमीन साहब की इस तरह की स्टेटमेंट आ गई, तो आई थिंक वो अलायंस ज्यादा मुश्किल हो जाता है फिर ना, मौलाना के पास भी रास्ता जरा नैरो हो जाता है उनका भी। तो वो तो लोकल पॉलिटिक्स है ना। जी, लोकल पॉलिटिक्स अगर इमरान खान की रिहाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो फिर क्या हो सकता है। हाँ वो तो प्रायोरिटीज, वो तो प्रायोरिटीज की पीटीआई ने प्रायोरिटाइज करनी है ना चीजों का, कि किस प्रायोरिटी की कितनी इंपॉर्टेंस है, वो तो अली अमीन गंडापुर जाने। अच्छा, उस पर एक बैरिस्टर सैफ साहब की स्टेटमेंट है कि जी डील नहीं लेकिन कोई अंडरस्टैंडिंग की हद तक मामलात हमारे चलते रहते हैं एस्टैब्लिशमेंट, सिंस के वहां पर उस प्रोविंस में गवर्नमेंट है। आपको समझ आती है कि डील और अंडरस्टैंडिंग का कोई फर्क कुछ है बारीक सा इसमें कोई? डील का मतलब तो यही होगा ना कि फिर के कोई आप किसी नतीजे पे पहुंच जाए, और अंडरस्टैंडिंग है कि अभी तक हम स्मॉल स्टेप्स में जा रहे हैं। देखिए, बैरिस्टर सैफ जो है ना वो बड़े सीरियस आदमी है, तो वो ज्यादा लोग मीडिया में उसे जानते नहीं है उनका बैकग्राउंड या वैसे, लेकिन वो उनके जो ताल्लुकात हैं, उनकी जो आई वुड से कि उनकी जो एक बैकग्राउंड है वो बड़ी एक अहमियत की हामिल है पाकिस्तान की इस वक्त की सियासत। और उनका जो कहना है वो इम्पोर्टेंट है, और उसको मैं बिल्कुल जो है वो रद्द नहीं करूंगा। आई थिंक सैफ उनके जो कॉन्टेक्ट्स हैं एक्चुअली उनके मैं जानता हूं उन्हें, हिज कॉन्टेक्ट्स, ही हैज सम सीरियस कॉन्टेक्ट। तो इसका मतलब है कि उनकी जो स्टेटमेंट है वो सीरियस कॉन्टेक्ट्स के बाद ऑब्वियसली वेटेज है उस स्टेटमेंट का। मैं तो उनकी स्टेटमेंट को वेटेज देता हूँ। उसी स्टेटमेंट को फिर हम केपी के गवर्नमेंट का वर्जन भी समझें? जाहिर है सीएम के वो एडवाइजर हैं, चीफ मिनिस्टर के तर्जुमान है, तो उनकी जो बात होगी जाहिर है कि चीफ मिनिस्टर की अप्रूवल होगी उनके साथ। तो फिर एक तरफ पीटीआई एजिटेशन की तरफ जाना चाहती है, एक तरफ अंडरस्टैंडिंग में है, और अंडरस्टैंडिंग से डील तक का सफर तय करने में है, तो फिर दो धड़े तो पीटीआई में सामने खुल के नजर आ रहे हैं ना। एजिटेशन तो देखिए ना आपने करना ही करना है, चाहे आपकी एंगेजमेंट भी हो, बातचीत भी हो, तो एजिटेशन तो होना। असल में देखिए ना, मैं आपसे यही तो अर्ज कर रहा हूँ, अगर आप घर पे बैठे रहेंगे तो फिर आपको ऑफर कौन करेगा, आपकी अहमियत क्या होगी। लिहाजा आपने पुश बैक तो करना है ना। पाकिस्तान की जो तबाही हुई है इन सारे मामलात के आप देखते हुए, एजिटेशन तो आपने पुश बैक करने के लिए करना ही करना है, लेकिन अभी तक जो जाहिर है कि उस तरह का एजिटेशन नहीं हो सका जो इमरान खान की तवक्को है, और उसकी वजह यह है कि आपके पास तंजीम नहीं है, और तंजीम के बगैर एजिटेशन जो है वो डिजायर्ड रिजल्ट ला नहीं सकता। वन, सेकेंडली इसीलिए अलायंस जरूरी है कि जो वकील होंगे, जमात इस्लामी है, जेयूआई है, इनकी तंजीम है। वोट तो लोग पीटीआई के पास है, लोग तो पीटीआई के पास है, लेकिन लोगों को निकालने के लिए जो तंजीम चाहिए वो नहीं। फवाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर टाइम। नाज़रीन, फवाद चौधरी साहब सीनियर पॉलिटिशियन थे, और वही तमाम टॉपिक्स जो आज की लीड स्टोरीज थी उनके साथ साथ थोड़ा केपी के गवर्नमेंट, और हमने वो भी डिस्कस करने की कोशिश की कि क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिर्फ डील ही वाहिद ऑप्शन है कि जिससे इमरान खान साहब को जेल से बाहर लाया जा सकता है। एक छोटा सा ब्रेक लेना मुझे, मेरे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।